सभी दर्शकों को शास्त्रीय विद्या चैनल पर सादर प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, ज्योतिषी, आज नक्षत्रों पर ही शास्त्रों में क्या वर्णन है उसको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और शास्त्रों की बातों की जानकारी प्राप्त करें। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मति भव। आज आप फिर नक्षत्रों पर ही बात करने के लिए जी हमारे पास आई हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा कहा गया था कि नक्षत्रों पर एक ही एपिसोड में सब कुछ नहीं हो सकता है। पार्ट 1 बना हुआ था। आज दूसरे पार्ट में आप क्या पूछने आई हैं, कृपया आप बताएं और हम उसका शास्त्रों में वर्णित बातों को आपको बताएंगे। जी आगे आप प्रश्न कीजिए। जी। तो आज मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला, आसमान में जैसे हम देखते, आपने जैसे कहा था कि नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे तारे होते हैं, ठीक है। तो आसमान में तो अनगिनत तारे हैं, ठीक है। और आपने कहा कि 27 या 28 कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं। हाँ। तो ये असंख्य तारे और ये नक्षत्र, इनका मतलब कनेक्शन आप थोड़ा हमें समझाइए। बहुत सही प्रश्न है और ये जानने योग्य प्रश्न है कि आसमान में तो असंख्य तारे हैं। बिल्कुल। फिर हम चाहे तारे के समूह हों चाहे जो हों, उसमें 27 ही क्यों लिया गया। तो ये इसको जानने के लिए थोड़ा सा इसकी भूमिका भी बनानी पड़ेगी, बिना भूमिका के नहीं समझ में आएगा। हमारे जो नक्षत्र मंडल हैं, पहले जानिए को कहाँ पर स्थित है। अच्छा। जैसा कि मैंने जब वार के बारे में आपको बताया था, तो हमारा ज्योतिष पृथ्वी से ही देखता है। पृथ्वी को ग्रह नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि हम पृथ्वी से आकलन, पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी से आकलन करते हैं। तो मैं बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पहले है, इसके बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, फिर सूर्य है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। इनकी कक्षाएं हैं। जब ये 7 ग्रह पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद नक्षत्र मंडल आता है। अच्छा। उसके बाद नक्षत्र मंडल आता है। अच्छा, पहले प्लैनेट्स हैं, उनके बाद नक्षत्र शुरू होंगे। आप इसको साधारण भाषा में ये समझ सकती हैं कि जैसे भूगोल में है आकाश गंगा। आकाश गंगा में बहुत से तारे, असंख्य तारे हैं। और उसमें हम जिस मंडल, सौर मंडल पर रहते हैं, हम उसी का विचार करते हैं। अच्छा। कारण का उसी का प्रभाव हमारे धरती पर पड़ता है। आसमान में असंख्य सूर्य मंडल है, तो हमारा ज्योतिष जो है उसी पर विचार करता है, जो कि हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अच्छा। तो पहली बात तो असंख्य तो हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल की जान लीजिए कि प्रकाश जहां तक पहुंचता है, सूरज का प्रकाश जहां तक पहुंचता है, उसके बॉर्डर पे जान लीजिए 27 नक्षत्र हैं। सूर्य का प्रकाश जो तारों तक नहीं, हाँ, जहां तक हमारे जैसे ये सब कक्षाएं हो गई, मैंने अभी 7 ग्रह की कक्षाएं बताया। कक्षाओं के बाद तक जहां तक प्रकाश पहुंच रहा है, अच्छा, केवल वहीं पर स्थित तारों को लिया जाता है और पूरे आसमान के तारों को नहीं लिया जाता, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालते हैं। ये सौर मंडल से भी जुड़ा हुआ है और हमारी पृथ्वी पर डालने वाले प्रभाव, क्योंकि आसमान में
कई लाखों सूर्य हैं। अच्छा। हम जिस मंडल पे रहते हैं वो आकाश गंगा है, कई लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो हम जैसे लोग सबका कहते वर्णन हैं नहीं बहुत सारे हाँ, यूनिवर्स बहुत हैं। सारे, हाँ। तो उनका हम वर्णन नहीं करते, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर प्रभाव ही नहीं डालेंगे। जैसे हम कुएं में बैठते हैं, तो कुएं से अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर ही वो आसमान दिखाई देगा। जैसे कुआं खोदा गया, उसके अंदर बैठे और ऊपर आसमान की तरफ देखें तो एक निश्चित दायरे का ही आसमान दिखाई देगा। बिल्कुल। वैसे पृथ्वी को आप एक कुआं समझ लीजिए। अच्छा। और वहां से जब आप देखेंगी तो आसमान का एक निश्चित दायरा ही दिखाई देगा। अच्छा। और उस दायरे पर 27 ही सौरमंडल वो है, नक्षत्र हैं। अब हमारे ऋषि लोग 88 नक्षत्र मंडल का विचार किए थे कि 88 नक्षत्र मंडल है, लेकिन उनमें ज्योति कम थी, दिखाई नहीं पड़ते थे, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। बाद में ऋषियों और मनीषियों का जो समूह था वो 27 को ही मान करके चला कि 27 ही नक्षत्र जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे और उन्हीं की हम गणना करेंगे। अब जो हमारा क्रांत, जैसे पिछले मैं नक्षत्र के पार्ट 1 में बताया था कि हमारा क्रांति वृत्त है, तो प्रश्न उठता है क्या क्रांति वृत्त पर ही स्थित है ये 27 नक्षत्र? नहीं। अच्छा। कोई तो क्रांति वृत्त के उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई 4 अंश दूर है, कोई 8 अंश दूर है, कोई 9 अंश दूर है, कोई 10 अंश दूर है। अच्छा। ऐसा एकदम उसी पर नहीं है, लेकिन वो क्रांति वृत्त के नजदीक है। अच्छा। क्रांति वृत्त के नजदीक है, तो वो समूह में है। कोई कोई नक्षत्र में बोला था तारा को ही नक्षत्र कहते हैं, बिल्कुल। तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जैसे आपका मैं जब नक्षत्र के बारे में एक एक पढ़ाऊंगा, जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, वो एक ही तारा है। अच्छा। लेकिन वो भी एक नक्षत्र है, लेकिन बड़ा प्रकाशमान तारा है। तो कोई कोई नक्षत्र जो है 3 तारों के हैं, कोई 5 तारों के हैं, कोई 7 तारों के, ऐसा मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था। अच्छा, ऐसे 3-4 तारों को मिलके भी एक समूह, हाँ, एक भी बना 100 तारों का शतभिषा एक नक्षत्र है, उसमें 100 तारों का भी एक समूह होता है, उसको शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। तो उन्हीं नक्षत्रों का प्रभाव 27 इसलिए लिए गए, 27 का ही प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और सबको छोड़ दिए गए। तो हमें लगता है कि प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आसमान में असंख्य तारे हैं तो 27 ही क्यों लिए गए। अब 27 के नाम भी हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूष, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, हाँ, चित्रा नक्षत्र होता है। इसके बाद जो है वो स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस 27 नक्षत्रों के नाम भी हैं। अब इस पर मैं एक आपको कहानी भी बताना जरूरी है। एक कथा है, शिव पुराण में आई है। अच्छा। इससे ये भी साबित होता है 27 ही नक्षत्र थे। शिव पुराण में कथा क्या है कि राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी, 27 कन्याएं थी, और 27 का विवाह चंद्रमा से हो गया था। और चंद्रमा एक एक दिन एक एक पत्नियों के पास रहता था। अच्छा। लेकिन रोहिणी को बहुत मानता था, ऐसा उल्लेख है। हाँ जी।
एक एक दिन कहने का वहां तात्पर्य भी है कि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता एक है। दिन रहता है। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। चंद्रमा 13 अंश 20 कला एक दिन में उपभोग कर लेता है। करीब 23.5 घंटे उसको लगते हैं उपभोग करने में। अच्छा। सौर दिन 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का उसका नक्षत्र दिन कम होता है। अच्छा। तो उस कहानी के माध्यम से मालूम पड़ता है कि ये 27 जो उनकी पत्नियां थी वो 27 नक्षत्र हैं। और रोहिणी को बहुत मानता था। हाँ जी। रोहिणी वृषभ राशि में आती है। जब हम राशि का वर्णन करेंगे आपको, तो रोहिणी उसमें उच्च का, अरे चंद्रमा उसमें उच्च का होता है। अच्छा। तो उच्च का होने के नाते चंद्रमा जैसे किसी की कहीं पर जाए तो उसकी ऊंची पोस्ट रहती तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इसलिए रोहिणी वृषभ राशि में उच्च का, जिसकी वो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का कुंडली में बैठ जाता है, उसका फल बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा। तो उस प्रकार से हम ये जो कहानियां हैं, कहानियों में भी 27 नक्षत्र का ही उल्लेख हुआ है। और एक नक्षत्र अभिजीत भी माना गया है। यद्यपि उसकी काउंटिंग चंद्रमा के चाल में नहीं, लेकिन फलित ज्योतिष में है। कल भी मैंने वर्णन किया, पिछले एपिसोड में मैंने वर्णन किया था पार्ट 1 में। अभिजीत नक्षत्र का 28वां नक्षत्र है। उसको उत्तराषाढ़ा की 15 कला और श्रवण की उत्तराषाढ़ा की 15 घटी और श्रवण की 4 घटी मिला करके 19 घटी का एक अभिजीत मुहूर्त बना दिया गया। इस प्रकार से 27 का 28 हो गया, लेकिन मूल रूप से 27 ही है। फलित 28 पर होता है, लेकिन वो है 27 ही है। तो शायद आपका प्रश्न यही था कि वो असंख्य तारे हैं, लेकिन 27 क्यों? आपको ये समझ में आ गया। बिल्कुल। अगला क्या है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हमारा जैसे भारतीय वर्ष का जो कैलेंडर है, उनके महीनों के नाम का निर्धारण क्या नक्षत्र के बेसिस पे होता है या कुछ और? हाँ, कुछ और है। हाँ। बहुत सही प्रश्न आपने किया। कहाँ से आप खोज करके लाती हैं कि ये ज्योतिष का बहुत सार तत्व है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीज नहीं मालूम रहता। लेकिन आप कहाँ से, आपकी जिज्ञासा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ये भारतीय सौर वर्ष जो है, सोलर ईयर जो कहा जाता है, उसमें 12 महीने हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने। 12 इसी के आधार पर भारतवर्ष में त्योहार मनाए जाते हैं। इसी के आधार पर शादी विवाह होता है, इसी के आधार पर संस्कार होते हैं। यदि भारत सरकार ग्रेगोरियन वर्ष को मानती है, गवर्नमेंट का सारा काम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आधार पर होता है, जो ग्रेगोरियन वर्ष है। वो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ पर नहीं होता है। करेक्ट। और इंटरनेशनल मान्यता जनवरी, फरवरी, मार्च पर ही पूरी दुनिया में काम होता है। लेकिन जो भारतीय सौर वर्ष का महीना है, इसके आधार पर भारत का हर त्योहार, हर व्रत, हर उत्सव, हर संस्कार, शादी विवाह, मृत्यु, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, श्राद्ध, सब इसी पर होता है। ये भारत का बहुत बड़ा ये वो है कि इसको नहीं जानेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। हाँ। इसलिए स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बच्चे कम ध्यान देते हैं। हमको जनवरी, फरवरी में सिर्फ कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के नाम के आधार पर बता दिया जाता है। उसका विस्तृत वर्णन कहीं पे नहीं है। पहले लोगों को आना भी चाहिए, दूसरे गवर्नमेंट उस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। ये साथ की बात है, सब अपने आप समझ जाएंगे, ऐसा मान लिया जाता है। तो क्योंकि भारत में धर्म को पढ़ाना वो
सरकार का उद्देश्य नहीं है, धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर शासन है भारतीय संविधान में। तो लेकिन फिर भी आदमी को ये जानना चाहिए, हम भारतवर्ष में हैं तो जानना चाहिए, नहीं तो हम धर्म के तिथि त्योहार के बारे में हमारा ज्ञान अछूता रह जाएगा। अब आपका प्रश्न है क्या महीनों के नाम जो हैं ये नक्षत्रों के आधार पे हैं, पूछा। तो ये नक्षत्रों के आधार पर ही हैं। अच्छा। कैसे? जिस महीने की पूर्णिमा को, मैं उस दिन सावन मान बताया था, सावन दिन बताया था, सावन मास भी होता है, और सूर्य एक एक राशि में एक एक महीने जाता है। जैसे आज इस महीने मेष राशि में, तो अगले महीने वृषभ राशि में जाएगा, अगले महीने मिथुन राशि में जाएगा। तो वो बताना आज मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपका प्रश्न है कि क्या महीनों के नाम नक्षत्र के आधार पे हैं या कुछ और। तो पहली बात तो जान लीजिए, नक्षत्र के आधार पर ही महीनों का नाम बना है। ओके। जिस महीने की पूर्णिमा को आप पंचांग में देखिए, जिस महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नामकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा चैत्र महीना हुआ। हाँ। आप देखेंगी चैत्र महीना के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर रहता है। अच्छा। इसलिए उसका नाम चैत्र हो गया। चंद्रमा ही रहेगा और दूसरा ग्रह नहीं है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का ही प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है। जब हम नक्षत्र दिनों की बात आपको बताएंगे तो बताएंगे वो नक्षत्र दिन भी चंद्रमा के ही आधार पर मानना, चंद्रमा की ही पत्नी सूर्य की नहीं मानी गई, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो जिस दिन पूर्णिमा के दिन चित्रा रहेगा तो चैत्र नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र रहेगा तो वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा तो ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा कोई रहेगा तो आषाढ़, श्रवण रहेगा तो श्रावण। नाम भी कनेक्टेड। हाँ, नाम कनेक्टेड है, नाम भी कनेक्टेड। पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रहेगा तो भाद्रपद, अश्विन रहेगा तो अश्विन महीना। वाह। हाँ, फिर कार्तिक कृतिका नक्षत्र रहेगा तो कार्तिक। फिर मार्गशीर्ष रहेगा, मार्गशीर्ष नक्षत्र रहेगा तो मार्गशीर्ष महीना रहेगा, और मघा रहेगा तो माघ हो जाएगा। फाल्गुन नक्षत्र रहेगा तो पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन रहेगा तो फाल्गुन नक्षत्र हो जाएगा। तो ये हमारा जो महीना है 16, जो हमारा ये सनातन धर्म है, जो हमारे शास्त्र हैं, ज्योतिष के अनुसार जो गणनाएं हैं, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया कुछ भी। ये बात तो मैंने आज तक तो नहीं सुनी थी। आप लोग बताइए, आपने अगर सुना हो तो, कि कैलेंडर, हमारा हिंदू कैलेंडर और नक्षत्र के नाम कितने सिमिलर है। हाँ, सिमिलर नहीं, उसी का पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा चलती है तो 15 दिन का जो पूर्णिमा का पक्ष होता है तो बीच में लिया गया, न प्रतिपदा को लिया गया न लास्ट में अमावस्या को लिया गया। तो उसी पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र रहता है वो उसी के आधार पर हमारे महीनों का नाम निर्धारण होता है। तो हम जान रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और भी कोई आज का प्रश्न है? दूसरे दिन आज का इतना ही है प्रश्न मेरा। मैं चाहती हूँ कि हम ये टॉपिक को और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में सीखें। मेरे और 2-3 प्रश्न हैं, बट मैं वो आगे आपसे मिलके ये चीज डिस्कस करना आपको चाहती हूँ। जब टाइम मिले आप आइए और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इस शास्त्री विद्या चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जिसको समझिए उसको शेयर करिए, जिससे इसकी जानकारी और लोगों को भी मिले। बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सब लोगों का आभार।